हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हमने लाइव लिया था बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है। हम लाइव नहीं आ पा रहे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। पिछली क्लास हमने डील कर रहे थे एग्जाम को 2020 में MPCHO का, जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसको, तो उसी का हम आगे का पार्ट लेके आए हैं, सेकंड पार्ट। तो जो उसको हमने ब्रैकीथेरेपी पे क्या स्टॉप कर दिया था, ब्रैकीथेरेपी वाला क्वेश्चन था वहाँ पर। ठीक है, आज वो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कुछ अगर मिस्टेक हो तो, क्योंकि लाइव में तो आप साथ के साथ बता देते हो अगर कहीं पर वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ रही हो तो वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। ब्रैकीथेरेपी रिफर्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रैकीथेरेपी रिफर्स टू, ब्रैकीथेरेपी क्यों दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग थ्रू इंट्रावीनस रूट। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस के थ्रू, आईवी के थ्रू हम एंटी कैंसरस ड्रग देते हैं, कैंसर सेल्स को मारने के लिए एंटी कैंसरस ड्रग देते हैं। किसके थ्रू? आईवी के थ्रू। तो ये आप क्या, ये इसको हम ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास में पासिंग रेडियो एक्टिव रेज इन दी बॉडी। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप रेडियो एक्टिव रेज पास कर रहे हो किसमें? बॉडी में। आपने कोई बाहर से इंस्ट्रूमेंट्स लिया है, कोई डिवाइस लिया है और उसमें आपने ऑन किया और उसके थ्रू हम रेस दे रहे हैं कहाँ? बॉडी के अंदर। और थर्ड ऑप्शन ये कहता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग मटेरियल इनसाइड द बॉडी। ये क्या कहना है? आपने कोई ये प्रोसीजर है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ये कोई प्रोसीजर है, ब्रैकीथेरेपी प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक डिवाइस लेते हैं, उस डिवाइस को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं और क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर आपका रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस करता है, मीन्स रेडियो एक्टिव रेज छोड़ता है, तो वो कैंसर सेल को किल करता है। तो ये चार ऑप्शन मैंने आपको बताया है, तो आप राइट आंसर चुनिए, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। स्क्रीन पर आंसर दिख रहे हैं आपको, वो मत देखिए, आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं 10 सेकंड का गैप दे रहा हूँ आपको आंसर देने के लिए, तो आप 10 सेकंड के गैप में अपना आंसर चुन के आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सभी आंसर दें। आपको क्या आंसर लगता है इसका, चार ऑप्शन में से क्या होगा? अभी तक आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आप पूरा आंसर नोट मत कीजिए, सिर्फ ABCD में आप आंसर देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे हाँ आपका आंसर राइट है। ठीक है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। ब्रैकीथेरेपी क्या होती है, इसमें हम कोई रेडियो एक्टिव जो डिवाइस लेते हैं उसको हम बॉडी के अंदर प्लेस कर देते हैं और वो क्या है, रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, तो वो कैंसर सेल्स को मारता है। इसका ट्रीटमेंट हमेशा यूज किस लिए किया जाता है? कैंसर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, व्हेन वॉज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? जो फैमिली हेल्थ प्रोग्राम और एंड वेलफेयर प्रोग्राम था वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ, कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन वॉज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन डेट पूछ रहा है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, हमेशा ये प्रोग्राम की डेट एंड उसका आपका क्यों लॉन्च हुआ था, किस क्या मकसद था और कब हुआ था, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कम्युनिटी के अंदर ये सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, मैं एक क्लास उस पर भी बना दूंगा, तो आपको ये सारे कुछ नोट करके रखने हैं, याद करके रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1947, 1952, 1953 या 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1980। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका NHM के द्वारा पूछे गए हैं, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। 2020 में, दिसंबर 2020 में आपका CHO का एग्जाम हुआ था, MPCHO, उसमें ये सारा क्वेश्चन आए थे, ये उसी का पेपर है। मैं कोई अलग से पेपर लेके नहीं आया, सिर्फ वही सेम टू सेम उन्हीं की जो आंसर की आई थी उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ट्यूबरकुलोसिस एसिलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिसीज? ट्यूबरकुलोसिस एसिलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिसीज? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कौन सी डिसीज होने के ज़्यादा चांस हैं? किसकी प्रगति को तेज करता है? क्षय रोग किस बीमारी की प्रगति को तेज करता है?
जैसे मान लीजिए मुझे एक टीबी है, मैं अपने ऊपर आंसर लेता हूँ, किसी और के ऊपर नहीं लूँगा। मुझे टीबी है तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी बीमारी होगी जो टीबी की वजह से और जल्दी फास्ट होने के चांसेस रहेंगे? तो वो आपका ऑप्शन है आपके पास में अस्थमा, HIV, लेप्रोसी एंड रूबेला। कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास में? अस्थमा, HIV, लेप्रोसी एंड रूबेला। तो कौन सी बीमारी है वो आपकी बीमारी रहेगी, कौन सी डिसीज रहेगी? HIV। HIV हमेशा क्या है, जिसकी वीक इम्यूनिटी रहती है उस पर ज़्यादा अटैक करती है। कैसे है? इम्यूनिटी को देख के अटैक करती है, तो जिसकी वीक इम्यूनिटी रहेगी उसी पेशेंट पर जल्दी से HIV होने के चांसेस रहेंगे। तो क्या करता है, टीबी में पेशेंट की क्या इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इस वजह से आपको HIV होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। HIV की जो ग्रोथ रेट है उसको जल्दी इंक्रीज होते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिसीज आर एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया से वो कौन सी डिसीज है? आपके पास ऑप्शन में 3 3 4 4 डिसीज हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी डिसीज हैं जो इंडिया से बिल्कुल एरेडिकेटेड हो गई हैं, इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं? डिसीज के नाम बताइए, कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी हैं? तो वो आपकी डिसीज ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में 3 डिसीज दी गई हैं, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स। लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स। तो इसमें क्या है, लेप्रोसी आपको कहीं इंडिया में हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह आपको देखने को मिल जाए, कई पेशेंट मिल जाते हैं लेप्रोसी के। ट्यूबरक्लोसिस को मिल ही जाते हैं। अभी ट्यूबरक्लोसिस अभी इरेडिकेट नहीं हुआ, हालांकि 2025 तक उन्होंने गोल बनाया है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम इरेडिकेट कर देंगे, बट अभी इरेडिकेट हुआ नहीं है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स, हाँ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, बट इसमें क्या है, ये 2 डिसीज अभी इरेडिकेट नहीं हुई, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मीजल्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। मीजल्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, इसमें से पोलियो और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गए हैं, बट क्या है, मीजल्स अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है, मीजल्स को अभी इरेडिकेटेड नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें 3 ऑप्शन इसी में, सार्स एंड पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स तो आपका इरेडिकेट हो गए हैं, बट सार्स अभी जो कोरोना है, सार्स का आपसे कोरोना का दे रहा है। जो रिसेंट ऑप्शन आ गया है आपको, रिसेंट डिसीज का ऑप्शन है कोरोना, तो कोरोना तो अभी इरेडिकेट हुआ ही नहीं है, वो तो अभी तो पीक लेवल पर चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? पीक लेवल पे। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास में, लास्ट ऑप्शन बचता है स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल भाई, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है। गुनिया बम, बिल्कुल गुनिया बम भी इरेडिकेटेड हो गई है। और पोलियो हो गई है 2014 में। पोलियो कब हुआ है? 2014 में इरेडिकेटेड हो चुकी है। और योप्स भी आपका इरेडिकेटेड हो गया है। तो योप्स, तो ये चारों डिसीज हैं वो इंडिया से टोटली इरेडिकेटेड हो चुकी हैं, इंडिया से क्या है, टोटली इरेडिकेटेड हो गई हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा, स्मॉल पॉक्स, गुनिया बम एंड पोलियो एंड योप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? देखो ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब इसमें आंसर देखना है, इसको आंसर देखो कौन सा आंसर होगा। 27 मार्च 2014, तो 27 मार्च 2014। और सेकंड ऑप्शन आपके पास 27 मार्च 2019। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 27 मार्च 2020, या फिर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, नॉट येट डिक्लेयर्ड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इंडिया ने कब घोषित किया कि वह पोलियो फ्री हो चुका है, हो गया है। कब घोषित किया ये? तो ऑप्शन 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, 27 मार्च 2020, या फिर अभी डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने अभी बताया था 2014 में डिक्लेयर हो चुका था, 2014 में डिक्लेयर हो गया है। वो भी डेट कौन सी थी? 27 मार्च 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफिएबल डिसीज एज पर WHO अंडर IHR के तहत में जो नोटिफिएबल डिसीज कौन कौन सी हैं? इसमें भी 3 4 4 डिसीज दी गई ऑप्शंस में, तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में डिसीज है 3, कॉलेरा, प्लेग, येलो फीवर। सेकंड में 3, कॉलेरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। एंड थर्ड में भी 3 डिसीज दी गई हैं, प्लेग, योप्स एंड इन्फ्लुएंजा। और फोर्थ ऑप्शन में 4 डिसीज दी गई हैं, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका राइट है, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। सॉरी, आपका ये राइट आंसर नहीं है, ये नोटिफिएबल डिसीज नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा कॉलेरा, प्लेग और येलो फीवर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कॉलेरा, प्लेग और येलो फीवर। कॉलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, INAP का जो
INAP स्टैंड फॉर, INAP का अर्थ क्या है यहाँ पे, किसके लिए स्टैंड हुआ है, क्या है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, INAP। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में इंडियन न्यू एसोसिएशन विथ पब्लिक, इंडियन न्यू एसोसिएशन विथ पब्लिक। और सेकंड है इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। थर्ड ऑप्शन है इंडियन नर्स एंड पीडियाट्रिशियन, इंडियन नर्सेस एंड पीडियाट्रिशियन। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है इंडियन नर्सेस एंड पब्लिक इनिशियल, पब्लिक इनिशियल। तो क्या आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर बताइए मुझे, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन ईयर, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, पहले ही बता चुका हूँ। जो भी प्रोग्राम है, जो भी रिसेंटली अभी प्रोग्राम हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी डेट हमेशा याद रखना। तो जो मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, यहाँ पे कहाँ पर मिशन इंद्रधनुष कहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया गया, तो कब हुआ था लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखिए आप, दिसंबर 2004, दिसंबर 2004, दिसंबर 2014, दिसंबर 2019 और मार्च 2014, और मार्च 2014। तो ये आपका लॉन्च हुआ था कब, दिसंबर 2014 में। कब लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष जब लॉन्च हुआ था कब, क्या डेट थी, तो दिसंबर 2014। नेक्स्ट, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, नेशनल, जो अब देखिए मैंने आपको बताया भी था, डेट और क्यों किया गया है। अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है तो उसकी डेट होगी लॉन्च करने की, और वो प्रोग्राम लॉन्च करने का मकसद भी होगा, कोई एनी रीजन तो होगा किस लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। ये इसी में पूछा है कि नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड, कि उसमें कौन कौन सी डिसीजेस इंक्लूड की गई हैं, किस किस को रोकने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स। और सेकंड ऑप्शन आपके पास में कैंसर, डायबिटीज़, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज़, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास में कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटीज़। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में कैंसर, लेप्रोसी, डायबिटीज़ एंड ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, लेप्रोसी, डायबिटीज़ एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो जो आपका क्या है, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। यही चारों डिसीज हैं जिनको रोकने के लिए नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, इसमें मैं फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे MCQ कराने हैं, अभी हमें बहुत सारे MCQ कराने हैं जिससे आप MPCHO में सिलेक्शन ईजिली दे पाओ, ईजिली आपका सिलेक्शन हो पाए। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट बताएं वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है या नहीं है, हेल्पफुल या फिर मेरी मेहनत ऐसे तो नहीं जा रही, आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा। तो इसमें क्या है, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट, आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करोगे। ऊपर आपसे एक क्वेश्चन कल मैंने क्लास में पूछा था, कल की क्लास में दिया गया था कि फर्स्ट ट्रीटमेंट करने जब किसी एनिमल ने बाइट किया तो आप क्या नहीं करोगे, एक्सेप्ट लगा था उस क्वेश्चन में, तो उसमें आप सूचरिंग नहीं कर सकते हो। इसमें आपसे पूछा है इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग, उसमें मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बता दी थी। अब जब आपने वो क्लास देखी हो तो आप इसमें भी आंसर राइट कर पाओगे, इसका आंसर राइट कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी क्लास मिस ना कीजिए, कोई भी क्लास को मिस ना करिए। तो ऑप्शन देखें हम, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे एंटीसेप्टिक लोशन को और कवर विथ ड्रेसिंग, या फिर उसको कवर कर दोगे बिल्कुल ड्रेसिंग से। ठीक है, और थर्ड है सूचरिंग द बिग वुंड, अगर बहुत ज़्यादा घाव हुआ है तो उस पर सूचरिंग करोगे। तो सूचरिंग तो मैंने कल मना कर ही दी थी, उसका राइट आंसर सूचरिंग ही था, एक्सेप्ट लगा था उसमें। और लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास बॉस विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट, या फिर 15 मिनट तक आप साबुन से और पानी के साथ में उस बुंड को धुलेंगे, वॉश करोगे। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर है इसका यही राइट है। मैंने आपको बताई थी अगर किसी भी डॉग ने काटा है, अगर डॉग ने आपको काटा है या तो आप क्या करोगे, उसको साबुन से कम 10 से 15 मिनट तक उसको वॉश करोगे, जो बुंड है उसको वॉश करोगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एड
ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज, आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है चॉकिंग को। अगर किसी के चॉकिंग हो गई है, किसी के चॉकिंग हो गई है तो आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो आप सबसे पहले कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करोगे। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर एंड ब्लेड्स, शोल्डर एंड ब्लेड्स, आप कंधे की हड्डी के बीच में 5 तेज मुक्के मारेंगे। इसमें क्या दिया है, आप कंधे की हड्डी के बीच में, आप कंधा है आपका पीछे शोल्डर, तो उसके बीच में क्या है 5 तेज मुक्के मारोगे। और थर्ड ऑप्शन आपके पास गिव स्मूथ समथिंग टू ड्रिंक, या फिर कुछ आप उसको पीने के लिए दोगे। और लास्ट ऑप्शन आपके पास ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्टिव विथ योर फिंगर्स, या फिर आप अपनी फिंगर्स डाल के उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे। तो ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर किसी को चॉकिंग हो गई है तुरंत उठ के जितनी ताकत है उसमें, आप में जितनी ताकत है उससे 5 मुक्के मार दो। आप उसमें 5 मुक्के मारो और थोड़ा सा उसको आगे की तरफ झुका के और कंधे पे क्या है 5 मुक्के मारोगे तो उसकी चॉकिंग दूर हो जाती है, दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, द रेशियो एंड ऑफ कार्डियो, ये आ गया आपका सीपीआर से क्वेश्चन आ गया है, सीपीआर से क्वेश्चन आया है कि आप रेशियो क्या रखोगे। कार्डियक कंप्रेशन आपने कंप्रेस करते हो, मतलब एक तो रहता है आपको ब्रीथिंग देने वाला पर्सन, एक रहता है कंप्रेस करने वाला, चेस्ट को कंप्रेस करने वाला, तो उसका रेशियो क्या रहेगा, कितनी कंप्रेस करने पर कितनी बार ब्रीथिंग देंगे। तो रेशियो देखते हैं हम, 12:3, 15:3, 30:3 एंड 60:6। तो आपका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो कितना रहता है 30:3, 30:2। 30 बार कंप्रेशन करने पर 2 बार उसको ब्रीथ दोगे, 30 बार कंप्रेशन करने पर 2 बार उसको ब्रीथ दोगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ब्लड रिएक्शन, अगर आप किसी को ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर उस किसी पेशेंट, मान लीजिए मुझे ब्लड दे रहे हो आप, मुझे ब्लड दे रहे हो, हिंदी भाषा में बोल रहे हैं कि मुझे ब्लड चढ़ा रहे हो आप, मुझे ब्लड चढ़ रहा है, तो अगर मुझे उस ब्लड से रिएक्शन होता है, आप मेरी बात सिस्टर हो, तो आप मुझे देखभाल कर रही हो, मेरी नर्स हो, तो आप क्या करोगे, आपका सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में इन्फॉर्म ब्लड बैंक, आप ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करोगे कि भाई मेरे पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है। सेकंड, इन्फॉर्म द फिजिशियन, या फिर आप अपने ऊपर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करोगे कि सर उस पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है। या फिर वाइटल साइंस को मॉनिटर करोगे, मॉनिटर वाइटल साइन, या फिर मेरे बीपी, फीवर या रेस्पायरेशन ये वगैरह देखोगे, मतलब वाइटल साइन देखोगे। या फिर आप ये करोगे स्टॉप दी ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल, या फिर सबसे पहले आप ब्लड को डिस्कनेक्ट कर दोगे, जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप कर दोगे और उसके बाद में वाइटल साइन चेक करोगे। तो आपको यही करना है, हमेशा कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड रिएक्शन होता है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उसको स्टॉप कर देना है, तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर दोगे और उसके बाद में उसके वाइटल साइन को चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर टू परफॉर्म सीपीआर एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, आप जो ऑर्डर क्या है उसका जो क्रम रहता है सीपीआर का, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो एक ऑर्डर रहता है, एक सीरियल लाइनिंग रहती है कि आप सबसे पहले ये करोगे, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो वो क्या है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो ऑर्डर देखें, इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको एयरवे क्लीन करना है, उसके बाद में ब्रीथिंग देना है, उसके बाद में कंप्रेशन करना है, उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन करना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है ब्रीथिंग, सबसे पहले ब्रीथिंग दोगे, फिर उसके बाद में एयरवे क्लीन करोगे, उसके बाद में कंप्रेशन देना है। और फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास में कंप्रेशन करना है, पहले कंप्रेशन देना है, फिर आपको एयरवे क्लीन करना है और फिर ब्रीथिंग देनी है। तो आपका यही राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। आपको सबसे पहले कंप्रेशन करके देखना है, कंप्रेस करोगे, उसके बाद में एयरवे को क्लीन करोगे, उसके बाद में आप ब्रीथिंग दोगे। पहले ही अगर ब्रीथिंग दोगे तो एयरवे क्लीन नहीं रहेगा, तो ब्रीथिंग देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप पहले एयरवे को क्लीन करोगे। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपका क्या है परमानेंट मेथड, क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास MTIP, फर्स्ट ऑप्शन है MTIP, सेकंड ट्यूमर लिगेशन, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास में ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास में ट्यूबल वैसेक्टोमी, ओनली वैसेक्टोमी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका राइट आंसर क्या होगा, वैसेक्टोमी तो सबको पता है परमानेंट मेथड है, बट इसके साथ में ट्यूबल लिगेशन भी आपका परमानेंट मेथड है, तो इसमें दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। तो सी आपका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन इज नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेचुरल मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग का, नेचुरल मेथड क्या है। देखिए फैमिली प्लानिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है हमेशा, ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको कम्युनिटी हमेशा क्लियर करके रखना है। अगर CHO में सिलेक्शन लेना है तो कम्युनिटी आपका क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो फैमिली प्लानिंग का जो मेथड है, नेचुरल मेथड क्या है, BVT, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में BVT, सेकंड ऑप्शन है BVT एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, और उसमें क्या ट्रेस कर रहे हो किसको, सर्वाइकल म्यूकस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, नन ऑफ दिस, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। तो आपका जो BVT और ट्रेसिंग ट्रेसिंग चेंजेस सर्वाइकल म्यूकस, तो ये आपके दोनों ही नेचुरल मेथड है। तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, BVT एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट, द कॉपर यूज इन कॉपर टी हैज द फॉलोइंग एक्शन। आपने जो कॉपर टी में जो IUCD पढ़ी होंगी उसमें कॉपर टी रहता है, उसमें कॉपर को क्यों यूज करते हैं, कॉपर का यूज क्यों करते हैं, क्या यूज है उसका। तो ये है आपका बैक्टीरियोसाइडल, फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियोसाइडल, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में बैक्टीरियोस्टैटिक, या थर्ड ऑप्शन है आपके पास में ब्लास्टोसाइडल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास में स्पर्मिसाइडल, तो ये तो सिंपल सी बात है, हर किसी को पता होगा कि कॉपर टी का यूज क्यों करते हैं हम, क्योंकि आपका क्या है फैमिली प्लानिंग में करते हैं। क्यों फैमिली प्लानिंग में करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव ना होने दे, अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना होने देगा तो कॉपर टी का रोल क्या रहेगा कि आपका ओवुलेशन ना होने दे। ओवुलेशन कब नहीं हो सकता, जब आपका स्पर्म वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं ओवम तक, तो ये क्या करेगा स्पर्म्स को किल कर देगा, और स्पर्म को किल करने के लिए क्या करेगा, ये स्पर्मिसाइडल का रोल अदा करेगा, स्पर्मिसाइडल का रोल प्ले करेगा। तो ये क्या करता है इसका लास्ट ऑप्शन स्पर्मिसाइडल इज द राइट आंसर, नेक्स्ट, which of the contraceptive method prevents ovulation, इसमें से क्या है, ओवुलेशन को कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। फर्स्ट बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड एंड नेचुरल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो ओवुलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो बैरियर मेथड तो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ स्पर्म्स को बाहर ही रोक लेता है, मीन्स अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो बैरियर्स को एक बैरियर का काम करता है, उसमें मिलने नहीं देता है, बस ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देता है, तो ये तो होगा नहीं। और नेचुरल तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो हम ओवुलेशन भी होगा, स्पर्म अगर एक्सीडेंट भी होगा तो स्पर्म पहुंच भी जाएंगे, और नहीं तो एजैकुलेट बाहर कर देंगे ऐसे वैसे उस टाइम पे। या फिर आप डेट को फॉलो करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट को फॉलो करोगे, तो उसमें आप क्या करोगे कि इंटरकॉस्ट करोगे, नहीं तो उस टाइम पे नहीं होगा। बट इसमें पूछ रहा है ओवुलेशन को कैसे कौन प्रिवेंट करता है, तो वो करता है आपका हार्मोनल। कौन सा करता है, हार्मोनल। क्यों, क्योंकि आप जब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हो तो उसके क्या हार्मोन्स में चेंजेस हो जाता है, इसलिए वो ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, नेक्स्ट, द एज एंड सेक्स ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड।
कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई, और जो है आपकी एज एंड सेक्स ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई, किसी भी देश की आयु एंड लिंग का वर्णन निम्न द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उसकी आयु एंड लिंग का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है इसका, ये लास्ट ऑप्शन होगा। उसमें क्या ऑप्शन की थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और पाई चार्ट, और पॉपुलेशन पैरामिड, पॉपुलेशन पैरामिड। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखिए आप, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो पॉपुलेशन पैरामिड ही इसका राइट आंसर है। पॉपुलेशन पैरामिड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द NNR मीन्स, NNR का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन मिल गए आपको इसको एग्जाम में, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन मिले हैं इस एग्जाम में। तो NRR का फुल फॉर्म क्या है? NRR का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रिप्रोडक्टिव रेट, नेशनल रेस्पिरेटरी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, या ऑल ऑफ दिस, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट, हाउ मैनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ? अब तक कितने NFHS सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं? तो 2 3 4 5 ऑप्शन आपके पास में, 2 3 4 5 कितने हो गए? 4 NFHS क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अडोलसेंट पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO? अडोलसेंट एज ग्रुप को कौन सी एज ग्रुप है जिसको हम अडोलसेंट बोलते हैं? 10 से 19, 12 से 19, 9 से 19, या मोर देन 19, या फिर मोर देन 19। तो आपका जिसका राइट आंसर होगा 10 से 19। 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, 10 से 19 साल के जो युवाएं होते हैं उनको ही हम अडोलसेंट बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट आर, जो उसके कैरेक्टर क्या हैं? किसके? अडोलसेंट्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं? तो एकेडमिक एक्सीलेशन, बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट, रैपिड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ। थर्ड ऑप्शन है रैपिड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास में रैपिड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट। तो यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर होगा। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, उसमें साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ भी होती है, और बिहेवियर भी चेंज होता है, और डेवलपमेंट भी होता है इसका। ठीक है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। प्रोग्राम, मैंने बार बार बोला आपसे, प्रोग्राम्स को रट लीजिए। एक फिर से क्वेश्चन आ गया प्रोग्राम से। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? एड्स एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस, IEC एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें तीनों ही क्या है? इसमें ऐड किए गए हैं, तीनों ही इंक्लूड है, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किशोर शक्ति योजना इज कैटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल इन द एज ग्रुप। आपका जो किशोर शक्ति योजना है वो किसको पूरा करती है? किसकी आवश्यकता को पूरा करती है? कौन सी उसके अंदर कौन से एज की ग्रुप की जो गर्ल्स हैं वो आती हैं? तो इसमें ऑप्शन है 10 से 19 साल, 11 से 18 साल, 12 से 19 साल, एंड 13 से 19 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका 11 से 18 साल। 11 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं वो किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम इज। तो ARSCH का फुल फॉर्म क्या है? तो A का मीन्स अडोलसेंट, R का रेगुलेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ, ये पूछ रहा है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपका अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, और थर्ड ऑप्शन आपके पास अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सोशल हेल्थ, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास अडोलसेंट रिवॉर्ड एंड सेक्सुअल हेल्थ।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इसका राइट आंसर है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलसेंट हेल्थ आर एक्सेप्ट, जो आपका एडोलसेंट हेल्थ है उसकी क्या है, इन्वेस्टिंग इन एडोलसेंट हेल्थ, उसमें क्या हेल्थ एक्सेप्ट, उससे क्या नहीं है, उसके अंदर अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो क्या है इसके बेनिफिट्स क्या है, किस किस को क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उसमें एक्सेप्ट पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में इकोनॉमिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक हेल्थ एंड सोशल, और इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल, और इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल। इसका जो राइट आंसर था ये पॉलिटिकल वाला होना चाहिए था, बट इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि इसको क्वेश्चन को ही गलत मान लिया गया था, इसलिए इसमें 1 मार्क्स सबको क्या है एज अ बोनस दिया गया था, सभी स्टूडेंट्स को एज अ बोनस 1 मार्क्स दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS प्रोग्राम इज मीट फॉर, किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है ये आयरन एंड फॉलिकल एसिड वाला प्रोग्राम किसके लिए किया गया है, तो एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, एडोलसेंट बॉयज प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेशन, एडोलसेंट बॉयज प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेशन, और एडोलसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेशन मदर एंड एडोलसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेशन मदर, तो और लास्ट ऑप्शन है प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट, एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज, इंडिया के अंदर सबसे मिनिमम एज क्या है गर्ल्स की शादी करने के लिए, मैरिज के लिए, तो वो क्या है 18 ईयर होती है, सबको पता है 18 ईयर होती है, सबको पता है 18 ईयर होती है, ठीक है। द नॉर्मल क्रोमोसोम कंप्लीमेंट एज मेल्स एज, नॉर्मल क्रोमोसोम क्या है, तो सबको पता है 46XY होते हैं, 46XY होते हैं, 46XY, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं फंक्शन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन इसमें सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट है आपके पास में फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ऑक्सीटेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 3 हार्मोन इसमें दिए गए हैं, और सेकंड में दिए गए हैं FSH ऑक्सीटोसिन एंड टेस्टोस्टेरोन, और थर्ड है आपके पास में FSH प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन, और थर्ड लास्ट है आपके पास में FSH टेस्टोस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है, FSH टेस्टोस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हार्मोन्स दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, वो कौन से हार्मोन होते हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन है इंसुलिन एंड स्टेरॉइड्स, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन एंड स्टेरॉइड। तो कौन सा हार्मोन है जो उसको प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो हैं आपके कौन से हैं, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट इट्स डायलेशन ड्यूरेशन लेबर इज कॉल्ड, जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है उसको क्या बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन को गलत माना है यहाँ पे, क्यों माना है, क्योंकि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर दे दिया इसमें, तो लेबर के दौरान सॉफ्टनिंग नहीं होती सर्विक्स की, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना है और इसको रॉन्ग आंसर दे दिया, इसको रॉन्ग आंसर दे, वैसे इसका आंसर हैगर साइन होता है, बट इसमें क्या है रॉन्ग आंसर बना दिया इसको, ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग मान लिया है। फर्स्ट, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाई, किसके द्वारा करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सबको पता है नेगल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, नेगल्स रूल को यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा नेगल्स रूल के द्वारा क्या करते हैं हम, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी EDT निकालते हैं, ठीक है।
कब डिलीवरी होगी उसका निकालते हैं। द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम क्या है, अर्लीस्ट सिस्टम क्या है, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, नन ऑफ दिस या कोकनिंग। तो आपका राइट आंसर होगा एमनोरिया। एब्सेंस ऑफ, एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ pelvic floor, measles is called, the exercise that helps in to maintain the tone of pelvic floor, measles is called। क्या है, जो कौन सी एक्सरसाइज है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए की जाती है, वो जो उसकी टोन है उसके लिए की जाती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज और पेल्विक एक्सरसाइज। तो जो कीगल एक्सरसाइज है उसके लिए की जाती है, किसकी, पेल्विक टोन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच सर्विक्स डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ फीटल हेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इज कॉल्ड। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जब लेबर के टाइम पे, तो उसका सर्विक्स का डायलेशन कितना हो रहा है और फीटल हेड कितना डिसेंट हो रहा है, और उसका ही बदलते में कौन सा जो प्रोग्राम है वो उस जो ग्राफिकल चार्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसका ऑप्शन है कार्डियोटोकोग्राफी और सेकंड है पार्टोग्राम, थर्ड है पार्चुरेशन और फोर्थ है रोड टू हेल्थ चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है पार्टोग्राम को हम बोलते हैं जो ग्राफिकल चार्ट बनाते हैं उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड एंड कट विदिन। हमेशा मैंने बताया था आपको ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको देखा भी होगा कितने क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो इसमें पूछा है बेबी का जन्म के बाद में आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कितने मिनट में क्लैम्प करेंगे और कट कर देंगे। तो इसका जो ऑप्शन है 1 to 3 मिनट, 1 to 3 सेकेंड, 5 to 10 मिनट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है 1 to 3 मिनट होगा, 1 to 3 मिनट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन इज, क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इज न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। क्या है इंपॉर्टेंट जो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, सेकंड है चेस्ट कंप्रेशन, थर्ड स्टिमुलेशन एंड वेंटिलेशन। तो जो वेंटिलेशन आपका क्या है, मोस्ट इफेक्टिव रिसक्सिटेशन है। वेंटिलेशन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव रिसक्सिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड को प्रेफर कौन सी रूट के द्वारा किया जाता है, हमेशा कौन सी रूट के द्वारा एडमिनिस्टर करना चाहिए, सबसे सही रूट कौन सी है, एंडोट्रैकियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या ओरल। तो इंट्रामस्कुलर जो रूट है वो सबसे अच्छी रूट है, किसके लिए, आपका एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के लिए। अब पूछ लिया आपसे प्रोग्राम में, मैंने पूछा डेट भी पूछ सकता है, उसकी एम भी पूछ सकता है क्यों हुआ था। तो ये क्वेश्चन वही है, द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, किसके लिए है, किससे रिलेटेड है, कोविड प्रिवेंशन, कोरोना का प्रिवेंशन करने के लिए, इम्यूनाइजेशन, मिड डे मील एंड वाटर सैनिटाइजेशन। तो इसका जो मतलब है वो किससे रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है, तो आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है मिल्क इजेक्शन के लिए, और मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा रहता है, प्रोलैक्टिन। बट इजेक्शन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन रहता है। नोजोकॉमियल निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम, जो नोजोकॉमियल निमोनिया है उसको क्या बोलेंगे, जो अगर किसी पेशेंट को नोजोकॉमियल निमोनिया हुआ है तो वो क्या कहाँ से होता है, क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है होम, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, नन ऑफ दिस या कम्युनिटी।
तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से जो भी बीमारी होती है उसको नोजोकोमियल बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे नोजोकोमियल निमोनिया ही पूछे तो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से जो निमोनिया हुआ है उसको हम बोलेंगे नोजोकोमियल निमोनिया। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? डेट 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 डेट, मैं तब भी कह रहा हूँ डेट आपको याद रखनी है, हर प्रोग्राम की डेट याद रखनी है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्या है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सी टाइप्स का सेल डिवीजन होता है? तो इसमें होता है मियोसिस, इसमें होता है मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन होता है किसमें? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ NIPAH, NIPAH वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो बैट्स, वुमन, पिग्स या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस क्या है? राइट आंसर है। द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज, इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है चिकन पॉक्स के लिए? मैंने बताया भी था आपको, आपसे पूछ सकता है उसके क्या एजेंट पूछ सकता है, ठीक है, एजेंट पूछ सकता है, और क्या पूछेगा? इनक्यूबेशन पीरियड पूछ सकता है, अनदर नेम पूछ सकता है, कम्युनिकेबल डिसीज के लिए बोल रहा हूँ। तो चिकन पॉक्स का पूछ लिया यहाँ पे। चिकन पॉक्स को कौन करता है? बैरिला जूस्टर, बैरिसेला जूस्टर कॉज करता है। कौन करता है? बैरिसेला जूस्टर कॉज करता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जीके के क्वेश्चन आ गए हैं, जीके के क्वेश्चन आ गए। MPCH की गलती थी कि इसने MPCA की क्वेश्चन नहीं पूछा था, हमेशा बाहर से क्वेश्चन पूछे हैं जीके के। तो देखिए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? तो इसमें आंसर आपका भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की कैपिटल क्या है? तो वो आपकी है शिलोंग। कौन से? शिलोंग। वर्ल्ड मेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, कब किया जाता है? कब जब किया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो वो आपका किया जाता है 10 अक्टूबर को। कब किया जाता है? 10 अक्टूबर को। हु बोन दी फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल इन 2020, आपका जो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल है वो 2020 में किसने जीता है? वो 2020 में किसने जीता है? तो वो आपका जीता है राफेल नेडल ने, राफेल नेडल ने, राफेल नेडल ने जीता है, ठीक है। और कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट, आपका जो जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ का है, कहाँ पे होता है? तो ये है आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश का। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का। हाँ, द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ द स्टोरी, ग्रैंड पेरेंट्स बुक का ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर हैं वो है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड द बर्ड ऑन, जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, आपको ये तो आंसर सबको पता ही होगा, 12 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। और हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, इस क्या इस आंसर को रॉन्ग मान लिया था, इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना था, इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना था, इसलिए क्या है यहाँ पे, वैसे सौरव गांगुली होना चाहिए था बट इसमें क्या रॉन्ग ही मान लिया है, इसको रॉन्ग मान लिया है, तो इसका 1 मार्क्स सबको दे दिया गया था। नेक्स्ट, विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद दी विच फील्ड, उस टाइम पे इनकी क्या है मृत्यु हुई थी विशाल आनंद की, ये किस फील्ड से थे? एक्टिंग, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स एंड राइटिंग। तो ये क्या थे? एक्टिंग थे, एक्टिंग मीन्स अभिनेता थे, इनकी क्या है मृत्यु हुई थी। तो आज की क्लास में हमने आगे के सारे क्वेश्चन डील कर लिए हैं, तो दोनों क्लास के मिला के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये ना 100 क्वेश्चन में से कम आपके 5 नंबर, आपके मिनिमम मान रहा हूँ 5, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और उसकी मैं नहीं कह रहा, बट मिनिमम 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो आप पूरी क्लास को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।